हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं कंचन गोयल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। गाइस, आज से जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ वो 20th सेंचुरी के राइटर्स हैं और ये एग्जामिनर्स की फेवरेट टॉपिक रहता है। एग्जामिनर्स मोस्ट फोकस इन्हीं पॉइंट्स पे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 20th सेंचुरीज को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक फर्स्ट हाफ है, एक सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में 1900 से 1950s का क्रेज रहता है और 1952 2000 को पोस्ट मॉडर्निज्म बोला जाता है। जो इजरा पाउंड है उन्होंने भी मेक इट न्यू कार्ड ऑन मॉडर्न एज बोला है, ठीक है। और इनकी पता है क्या खासियत रहती है, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अपनी राइटिंग में ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जैसा कि वर्जीनिया वुल्फ का लिटरेचर है, टू मिसेस डॉलरबाई, टू द लाइट हाउस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, ठीक है। इन राइटर्स का इनकी कोई बिगिनिंग नहीं होती है, नॉन लीनियर प्लॉट होता है। जैसे कि तू ने कहा है कि भी प्लॉट का होना चाहिए, पहले स्टार्टिंग होना चाहिए, फिर मिड फॉल होना चाहिए, देन एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। परंतु इसने कहा है कि भी कोई कहीं से भी कोई भी शुरू हो जाता है कहानी, ठीक है। ओपन एंडेड सिम्बोलिज्म यूज़ किए गए हैं। टी.एस. इलियट ने अपने वेस्टलैंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल मानी गई है एग्जामिनर्स की, उसमें भी इस टेक्निक का यूज़ किया गया है। और आपने देखा होगा जो 90 से 1950s का जो पीरियड था ना, उसमें दो दो वर्ल्ड वार हो चुके थे, तो लोगों के मन में ना बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक व्यू था, ठीक है। और वोटिंग सिस्टम आ गया था, वुमेन्स फाइट कर रही थी, रशियन रिवोल्यूशन आया था 1970s का, उसमें लोगों में बहुत ज़्यादा तनाव था। सारे ब्रिटिश जो कॉलोनी बना रही थी वो अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थी, जैसे कि हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा था। तो अनरेस्ट सा माहौल था, लोगों के बीच में तनाव था। विक्टोरियन पीरियड्स जो कि मोस्ट रियलिज्म को डिनोट करता है, तो उन्होंने आर्ट फॉर आर्ट सेक माना है कई राइटर्स ने, परंतु अब आर्ट फॉर लाइफ सेक हो गया है, ठीक है गाइज। तो अधिकतर राइटर्स का ना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो पेसिमिस्टिक था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनरेस्ट, पीसफुल माइंड के नहीं थे। सोशल पॉलिटिकल चेंजेस आने लगे थे उस टाइम, कोको कोला इन्वेंशन हो गई थी, कोको कोला आने लगी थी, ठीक है। एजुकेशन एक्ट आ गया था 1817 का, तो बहुत सी चेंजेस आए। तो लोग जल्दी से चेंजेस को क्या होता है ना कि अडेप्टेशन प्रॉब्लम होती है, तो लोगों में अडेप्टेशन थी कि हम नए चेंजेस को अपनाएं कि नहीं अपनाएं, पुरानी चेंजेस को साथ लेकर चले। तो बहुत ज़्यादा माइंड गैप था, और उसी समय राइटर्स में भी बहुत ज़्यादा माइंड गैप था, ठीक है। तो आज जो मैं फोकस करने जा रही हूँ राइटर, वो जोसेफ कॉनरैड है। जोसेफ कॉनरैड की राइटिंग तो बहुत ज़्यादा फेमस है, पूछी भी जाती है, और बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू उनका है लाइफ के प्रति। परंतु फिर भी जैसे कि मैंने बताया, मॉडर्न राइटर्स में पेसिमिस्टिक व्यू को ही लाइफ पर माना गया है, ठीक है। तो जोसेफ कॉनरैड क्या है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं आज जो इस लेक्चर में देने जा रही हूँ वो इनकी राइटिंग्स हैं, 10 राइटिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसकी डिटेल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। बस मैं इसका जल्दी से आपको ये सारी फ्रिक्वेंटली जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं वो दे देती हूँ, ताकि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको जल्दी कवर अप कर सकें, ठीक है गाइज। तो स्टार्ट करते हैं। जोसेफ कॉनरैड। जोसेफ कॉनरैड पोलिश ब्रिटिश राइटर थे, हैव ए पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ था उनका, ठीक है। इनका लाइफ स्पैन 1857 से 1924 तक था। मोस्ट ऑफ वर्क उनके है ना कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म पे बेस्ड थे। इम्पीरियलिज्म क्या होता है? इम्पीरियलिज्म एक प्रकार की आइडियोलॉजी है, ठीक है, जो अक्सर है ना डेवलप्ड कंट्री में मेंटेन करती है, किसको लेकर? अनडेवलप्ड लोगों को लेकर। जैसे कि आपको रिसेंटली एक एग्जांपल देकर मैं बताती हूँ, जैसे अमेरिकन्स में आजकल देखा गया है एशियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनके प्रति, अभी मैंने न्यूज़ में सुना था कि एशियन की एक मूल की महिला को बुरी तरह एक अमेरिकन ने पीटा। तो वो उनकी ये आइडियोलॉजी, ये मानसिकता ही दर्शाती है कि वी आर द सुपीरियर, है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक इम्पीरियलिज्म था। और कॉलोनिज्म मतलब कि एक कॉलोनाइजर का, यानी कि एक जो हम पर उपनिवेशवाद है उस पर एक क्या व्यू रखते हैं,
कि वी आर द ग्रेट। ब्रिटिशर्स का हमारे प्रति क्या होता था, वी आर द ग्रेट, हम अच्छा सोचते हैं, हम तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, हमें पावर है तुम पर कब्जा करने की। ये अक्सर है ना आजकल सभी देशों में देखा जाता है, इनफैक्ट हमारे घरों में भी देखा जाता है, मैन को ना सुपीरियर माना जाता है। तो ये एक तरह की कॉलोनिज्म ही है गाइस, ठीक है। अब रिगार्डेड एज द मोस्ट आर्टिस्टिक ऑफ मॉडर्न नॉवलिस्ट हैं, बेस्ड ऑन रियलिज्म, यानी कि एक रियल पिक्चर दिखाई गई है लाइफ की, कि रियल, एक आइडियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। जैसे आइडियलिस्टिक सिचुएशन क्या होती है कि एक माँ है, उसको अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, माँ ममता की मूर्त है। परंतु रियलिज्म में क्या है कि एक माँ का दर्द क्या है, वो क्या सोचती है, उसको ज़्यादा पेश किया गया है। हीरो इज़ डेड इन लास्ट ऑफ हिज नॉवल, उनके सारे नॉवलों में ना हीरो की लास्ट में मृत्यु हो जाती है। जो एडवर्ड सैयद है, पोस्ट मॉडर्न राइटर, वो उन्होंने उनके मोस्ट ऑफ वर्क पर वर्क किया हुआ है, ठीक है गाइज। अब हम उनके राइटर्स पर करते हैं। वर्क्स है अल्मायर फोली, इनका ये फर्स्ट नॉवल है, 1895 में लिखा गया है। ये एक डच ट्रेडर की कहानी है, कैस्पर अल्मायर की, जो एक जंगल में खो जाता है और वहाँ की मिक्स हेरिटेज डॉटर नीना से प्यार कर बैठता है, ठीक है। सेकेंड नॉवल है अन आउटकास्ट ऑफ द आइसलैंड, ये कॉनरेड के एक्सपीरियंस पर बेस है, खुद पर। और इनका पीटर मिलियंस, एक डिसरेपुटेबल मैन होता है, वो भाग जाता है और पास के ही आइसलैंड में अपने आप को छुपा लेता है, और वो उसी की नेटिव के चीफ की डॉटर के साथ उसका अफेयर हो जाता है, और वो किस तरह से उसे बिट्रे करता है। जोसेफ कॉनरेड के बहुत से कैरेक्टरों में टॉम लिंगर्ट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, एक मार्लो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, ठीक है। थर्ड वन है द नाइगर ऑफ द नार्केसियस, ए टेल ऑफ द फोरकास्टल, और इसका सब टाइटल भी है ए टेल ऑफ द सी, 1897। ये एक बेसिकली नोवेला है, नोवेला मीन्स नोवेल से थोड़ा सा छोटा, एक सी लाइफ पर बेस्ड है, ठीक है, इम्पेरिशनिज्म पर बेस्ड है। अब मोस्ट फेवरेट, मैं कह रही हूँ कि आपको ये नॉवल तो अच्छी डिटेल में पढ़ के जाना है, और इसकी पूरी डिटेलिंग मैं समरी पूरी डिटेल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। ये है हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये तो कई एग्जाम्स में पूछा गया है गाइज, 1899 में लिखा गया था। ये एक इनफ्रेम स्टोरी है, मतलब एक स्टोरी में भी स्टोरी चलती रहती है, ठीक है। इसका जो राइटर है, नरेटर है, वो मार्लो भी है और एक अननेम्ड करेक्टर भी है, और स्ट्रॉन्ग करेक्टर है इसका कुट्स। इसकी बेसिकली कहानी क्या है कि ये कॉलोनलाइज्ड है, ठीक है। मार्लो क्या होता है, वो जाता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, वहाँ पर वो कुट्स, जो एक आइवरी ट्रेडर यानी कि हाथी दांत के ट्रेडिंग का काम करता है, उसको पकड़ने के लिए जाता है, ठीक है। तो मार्लो के लिए जंगल क्या होता है, एक एंटोगोनिस्ट होता है, और रशियन के साथ सपोर्ट करता है। रशियन की जो वहाँ की ट्राइब्स होती है, कुट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मैनेजर होता है, वो उसको कुट्स के खिलाफ भड़काता है। परंतु जब मार्लो कुट्स से मिलता है ना, तो उसे बेसिकली उसकी आइडियोलॉजी को देखकर बहुत ज़्यादा प्यार सा होने लगता है, क्योंकि वो एक है ना, जैसे रॉबिन हुड टाइप का करेक्टर नहीं है, वैसे ही कुट्स का करेक्टर है कि वो अंग्रेज़ों से संपत्ति को लूटता है, वहाँ के अफ्रीकन ट्राइब्स की मदद करता है। तो इस तरह से कुछ कहानी है। और सबसे बेसिक ट्रेजिक फ्लॉ पता है क्या है, जब कुट्स लास्ट में मारा जाता है, तो कुट्स की जो गर्लफ्रेंड होती है, वो मार्लो से मिलने जाती है और कहती है कि बताइए जो कुट्स है उसके लास्ट वर्ड क्या थे। तो मार्लो झूठ बोल देता है, और जबकि कुट्स के लास्ट वर्ड थे हॉरर हॉरर हॉरर, यानी कि वो कॉलोनिज्म से इतना खौफ था कि जो मरते वक्त भी है ना, उसने हॉरर 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 का, परंतु मार्लो ने उसकी गर्लफ्रेंड से झूठ बोला और कहा कि नहीं नहीं तुम्हारा ही नाम लिया था, ठीक है। तो मार्लो की थीम्स थी रिवर का शिप पे अपने 4 दोस्तों को वो ये कहानी बताता है, और ये लंदन वो उसके ना चलता रहता है दिमाग में, एक टाइप वो लंदन की तरफ देखता है, लंदन की नदियों के थेम्स रिवर के बारे में सोचता है, दूसरा अफ्रीकन के बारे में सोचता है जो एक प्लेनेट है डार्कनेस का, ठीक है। तो ये इस तरह की मिक्सअप कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आपको तो ये एग्जाम में ज़रूर करके जानी है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड जिम। लॉर्ड जिम एक टेल है
जो 1900 में लिखी गई थी, ब्लैकवुड मैगजीन में लिखी गई थी। ठीक है, जिम में भी उसका फ्रेंड मार्लो होता है। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जिम दरअसल क्या होता है ना, एक जहाज में जाता है, वहाँ पर क्या होता है, वो मुस्लिम पैसेंजर को है ना छोड़कर भाग जाता है। जब पटूना शिप उस जहाज का नाम होता है, और उसमें आग लग जाती है, और वो बोस्टिंग करता है आकर कि मैंने तो उन लोगों को बचाया है, इस तरह से मैं जख्मी हुआ हूँ, इस तरह से बोस्टिंग करता है। परंतु जब वो पुराना एम्प्लॉयर उसे मिलता है तो वो इस डर से कि वो गांव वालों को सच्चाई ना बता दे उसके बारे में, और वो फिर सुसाइड कर लेता है। तो इसमें देखा आपने, जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस है, लॉर्ड जिम है, इन सब करेक्टर्स ने सुसाइड किया। ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है। ठीक है गाइज, तो ये लॉर्ड जिम और हार्ट ऑफ डार्कनेस तो अक्सर पूछी ही जाती हैं। ठीक है, अब इसकी एंडिंग लाइंस आप जरूर करके जाना। एंडिंग लाइंस इंपॉर्टेंट है। वैसे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंडिंग लाइंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेट के एस्पेरेंट हैं तो आपको जरूर करनी है। ठीक है, देन है द इनहेरिटर्स। ये 1901 में है। ये क्वाइजी साइंस फिक्शन है। ठीक है, और ये एक कोलैबोरेट वर्क है, मतलब मैडॉक्स फोर्ड और जोसेफ कॉनरैड का एक मिला जुला वर्क है। और ये एक पीढ़ी की कहानी है। एक पीढ़ी की किस तरह से ट्रेडिशन है, उनके व्यूज़ हैं, दूसरी पीढ़ी में किस तरह से ट्रांसफ़र होती हैं, और एक बीच का आदमी यानी कि मॉडर्न पीरियड का आदमी किस तरह से अपने इनहेरिटर्स को साथ लेकर चलता है। तो उस तरह की कहानी है। नोस्ट्रोमो ए टेल ऑफ सी बोर्ड, ये 1904 में लिखी गई थी। थीम्स इसकी ग्रिड है। ठीक है, नोस्ट्रोमो एक इटालियन एक्सपैरेट होता है। वो किस तरह से रिच बन जाता है अपनी शिप को वालों को चीट कर कर। ठीक है, नेक्स्ट है द सीक्रेट एजेंट ए सिंपल टेल, 1907 में लिखी गई थी। ये लंदन में सेटिंग है इसकी। अडोल्फ वरलॉक है, ये एक स्पाई है, और ये टेररिज्म पर बेस्ड है। जो सितंबर 11 में अटैक हुआ था ना, तो उस पर बेस्ड है ये कहानी। अंडर वेस्टर्न आइज अनदर है, ये 1911 में लिखी गई थी। ये रिस्पॉन्स है जो क्राइम एंड पनिशमेंट रशियन राइटर है ना, दोस्तोयेव्स्की का नॉवल, उस पर बहुत ज़्यादा बेस्ड है। इट इज़ ए फुल ऑफ साइनिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड हिस्टोरिकल फेलियर। ठीक है, एंड शैडो लाइन्स है, ये 1915 में लिखी गई थी, एक कन्फेशन। ठीक है, शैडो लाइन एक दूसरा भी है, और ये एक शैडो लाइन एक अलग है, तो इसको आप याद रखना है। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार पर बेस्ड है, सुपर नेचुरल है, जैसा कि आपको एंशियंट मार्नियर एस.टी. कोलरेज का है ना, उसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो बस आपको इसका नाम ही काफ़ी है। द रेस्क्यू ए रोमांस ऑफ द सेलोज 1920s है। ये जो टॉमार्ड लिंगार्ड ट्रायलॉजी है उस पर बेस्ड है। एक मैरिड वूमेन को किस तरह से एक आदमी से प्यार हो जाता है टॉमार्ड हमारे हीरो से, और वो शिप को बचाने में उसकी कैसे मदद करती है। तो गाइज, ये जोसेफ कॉनरैड के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, 11 वर्क्स थे। इसमें आपको हार्ट ऑफ डार्कनेस, लॉर्ड जिम पर मोस्ट फोकस करना है, परंतु आपको इन राइटिंग्स का भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर्स ये भी पूछ सकता है कि जोसेफ कॉनरैड के कौन कौन से वर्क्स हैं। ठीक है, तो आपको फोकस करना चाहिए। तो कैसा लगा मेरा प्रयास, आप मुझे ज़रूर बताइए। और ये एक एजुकेशनल चैनल है, अगर आपको भी कुछ नॉलेज आती है तो आप बेफिक्र मुझे अपने वीडियोस बना के भेज सकते हैं। अगर आप रिलेटिव कॉन्शियस हैं या अपनी इमेज कॉन्शियस हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते, तो इट्स रियली नीड फॉर आवर हेल्प टू द हेल्पर्स। तो प्लीज़ आप अपने वीडियो मुझे भेजिए, और अपने वीडियो भेजिए, और मेरे वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। इफ़ यू लाइक इट एंड देन सब्सक्राइब इट। ठीक है, ओके, बाय बाय।